जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैप टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज 6.2। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया था, और आज हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, पढ़ने का प्रयास करते हैं और फिर इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। करा आकृति 6.29 में, तो जैसा कि आकृति को हमने व्हाइट बोर्ड पर बना रखा ताकि आपको साफ शब्दों में दिखता रहे। आकृति 6.29 में यदि ए बी समांतर सी डी, ये बच्चे यहाँ करा कि ए बी एक रेखा सी डी है। जो ए बी है वो किसके समांतर है? सी डी। ये समांतर का चिन्ह है, अंग्रेजी में पैरेलल कहा जाता है। तो कह रहा है कि ए बी पैरेलल क्या है? सी डी। तो समझिएगा ध्यान से बच्चे, समांतर का मतलब होता है, हमने परिभाषा बताया था, यदि हम बात करें दो रेखाएं समांतर रेखा तब कहलाती है जब अगर मान लेते हैं इस तरीके से दो रेखा कोई है, इसको अनिश्चित रूप से हम इधर भी बढ़ाते चले जाएं और इधर भी बढ़ाते चले जाएं, ये रेखाएं कहीं अगर ना मिले तो क्या कहलाती है? समांतर रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? समांतर। दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इनके बीच की दूरी ईच पॉइंट पर, हर जगह हर बिंदु पर अगर बराबर हो तब पर भी ये क्या होती है? समांतर। यहाँ समझिएगा, यदि समांतर शब्द की हम बात करें बच्चे, इसमें ही इसका परिभाषा छिपा हुआ है। इसका संविच्छेद करें, समान प्लस अंतर, समान प्लस अंतर। ये देखो, समान मतलब होता है बराबर, अंतर मतलब होता है दूरी। समान मतलब क्या होता है? बराबर, और अंतर मतलब क्या होता है? तो ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी ईच पॉइंट पर क्या हो? बराबर हो, ऐसी रेखाएं क्या कहलाती हैं? समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो कह रहा है कि जो ए बी है वो किसके समांतर है? सी डी। ए बी समांतर का है सी डी। इतना करें, आगे देखते हैं। यानी यह बचेगा, ये वाली रेखा इस वाली रेखा के क्या है? समांतर। ठीक, ये वाली ए बी रेखा जो है वो किसके समांतर है? सी डी के समांतर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या करा। करा सी डी समांतर ई एफ। जो सी डी रेखा है वो किसके समांतर है? सी डी समांतर ई एफ। ये रेखा हमारी सी डी रही, ये सी डी किसके समांतर है? यानी ये वाली रेखा इसके समांतर है, ये वाली रेखा इसके समांतर है। ठीक, तो आगे कह रहा है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें कुल मिलाकर बताना है ये जो x है वो कितने अंश का है। ठीक, तो चलिए हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं। तो इसलिए हमने लिया, सबसे पहले लिखा कि दिया है। यदि हम बात करें तो क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बी समांतर सी डी, हमने वही चीज लिखा है कि ए बी समांतर सी डी, कामा क्वेश्चन में कहा कि सी डी समांतर ई एफ, तो सी डी समांतर ई एफ क्वेश्चन में ही कहा है। वाई अनुपाते जेड बराबर हमको दे रहा है 3:7, ये भी क्वेश्चन में दिया है। ज्ञात करना है, क्वेश्चन में दिया था एंगल एक्स। यहाँ से हम लोग सॉल्व करना प्रयास करेंगे, और यहाँ पर हमें क्वेश्चन में खुद ही ये आकृति दिया गया था। तो अब मेरा मेन फोकस है क्या कि एक्स की वैल्यू निकालना। तो समझिएगा ध्यान से, ये बच्चे हम लिखेंगे। अगर हम बात करें तो करा ए बी समांतर सी डी है, क्या लिखेंगे? दिया आया ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी तथा सी डी समांतर ई एफ। EF है तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, ये वाली रेखा इसके समांतर है और ये वाली रेखा इसके समांतर है, ये रेखा भी इसके समांतर होगी। समझिएगा कैसे? समझिएगा, अभी हमने समांतर की दूसरी परिभाषा बताया कि ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हर बिंदु पर अगर बराबर हो तो रेखाएं क्या कहलाएंगी? समांतर रेखाएं कहलाएंगी। यहां समझिएगा ध्यान से, पहले कहे हमसे कि ए बी समांतर का बा, तो मान लिया ये ए बी है और ये क्या है? और इस समांतर बा। तो भाई बतावा है समांतर तब हुए जब हर बिंदु पर इस बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। अगर मान लिया यहाँ एक बीच का डिस्टेंस 4 बा, तो यहाँ कितना रहे? यहाँ कितना रहे? हर जगह 4 है, तभी तो समांतर हो। यहाँ ये एक्शन दबाना है क्या 4 है, यहाँ 8 हो जाए।
8 होता समांतर बन गया। तो ये क्या रहेगा, अगर यहाँ 4 है तो यहाँ भी कितना होगा 4 मान के चलते हैं, मान लेते हैं यहाँ भी कितना होगा 4 ही होगा, है कि नहीं। एक एग्जाम्पल दे रहेंगे आपको समझाने के लिए। अब फिर कह रहा कि CD समांतर EF है, कितना है CD ये रहा, हमारी एक रेखा और है, इसका नाम क्या है EF। कहा था ई रेखा जोन बना एक समांतर में, अगर समांतर बात परिभाषा बताओ है एक बीच की दूरी क्या रहे, मान लिया यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना हमके नहीं पता, मान लेते 6 हो 4 हो कुछ भी हो हमके नहीं बता, तो लेकिन एक चीज बता हुआ कि अगर यहाँ 6 बात यहाँ कितना रहे 6 हो, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, यहाँ कितना रहे 6। ये बच्चे अगर हम बीच वाली रेखा के थोड़े समय के लिए अगर मिटाई देखते देखे 6 4 एक बीच की दूरी बराबर होता नहीं बराबर होता। एक मतलब समझ ध्यान से कि अगर ई रेखा एकरे समांतर बा, ई रेखा एकरे समांतर बा, ई वाली रेखा एकरे भी समांतर होगी। बात समझ आई? इसीलिए हमने लिखा है बच्चे यहाँ पर समझिएगा, हमने लिखा है AB समांतर CD तथा CD समांतर EF है तो AB समांतर का होगा EF, तो AB समांतर EF। बात क्लियर हुई सबको? आप समझिएगा ध्यान से। एक रेखा हमारी ऐसे थी, नाम था AB, एक रेखा ऐसी थी, नाम था CD, एक रेखा ऐसी थी, नाम था EF, है ना। एक तिर्यक रेखा इसको ऐसे काट रही है, थोड़े समय के लिए इस बीच वाली रेखा को हम भूल जाते हैं सब अपने समझने के लिए। और यहाँ पर क्या लिखा बच्चे X, यहाँ पर क्या लिखा है, अब हम दिखावा है कि अभी तक लिखे है AB के समांतर का बा EF। तो हम परिभाषा पढ़े हुई है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो समांतर रेखा के अंदर ही एक इस तरफ एक उस तरफ कौन सा कोण बनता है, एकांतर। एक्स और Z के कर काम करे एकांतर कोण के, और एकांतर कोण आपस में क्या होता है, एंगल X बराबर क्या हो जाएगा एंगल Z, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। क्या लिख देंगे, AB समांतर EF है तथा एक तिर्यक रेखा ऐसे तिर्यक रेखा इसको हटाते डायरेक्टली जानते भैया कि भैया देखा समांतर रेखा भी समांतर रेखा भी एक तिर्यक रेखा काटा था, तो जब दो समांतर रेखा की तिर्यक रेखा काटा था जो यहाँ कोण बनता जो यहाँ बनता क्या बनता एकांतर, एकांतर कोण आपस में क्या होता, यहाँ हम लिख देंगे कि एंगल X बराबर एंगल Z। रीजन क्या देंगे, एकांतर कोण। लेकिन अगर हम बात करें, ये तो हमने दिखा दिया, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया था, हमसे पूछा गया था कि आप x का मान निकालिए, ठीक, क्या पूछा गया था, x का मान निकालिए। तो समझिएगा बच्चे ध्यान। अब अगर हम बात करें तो हमको दिया है y अनुपात z बराबर कितना दिया है 3:7। तो हम इसको मान लेते हैं, हाँ बताए थे जब अनुपात देता है उसी को हम लोग क्या करते हैं मान लेते हैं। नहीं यक्स नहीं मानेगा, पूछे यक्स को नहीं मानेंगे क्योंकि इसमें चर आया हुआ है खुद ही यक्स। अगर हम इसको यक्स मान लेते हैं तो जो मानेंगे यक्स और इस यक्स में हम अंतर कैसे कर पाएंगे, कैसे जानेंगे ये वाला यक्स है कि वो वाला यक्स है। इसलिए इस अगर ये चर यक्स नहीं आया होता तो हम मान लेते हैं। इसका मतलब है कि जो मानेंगे कुछ दूसरा मानेंगे, लेकिन यह है कि जो अनुपात में दिया रहता हम लोग उसी को मान लेते हैं। तो माना y बराबर 3a, कुछ मान लीजिए a मान लीजिए b मान लीजिए मान लीजिए जो आपकी इच्छा हो। और अनुष्का इधर ध्यान दो, बतिया रही हो वहां, समझ रही हो यहाँ
और जेड बराबर कितना, जेड बराबर 7। ठीक, अच्छा 7 है, जो मानेंगे सेम मानेंगे। यहाँ समझेंगे बच्चे एक बार फिर से ध्यान से। अगर हम बात करें तो हमें दिया था ए बी समांतर सी डी, सी डी समांतर ई एफ, तो हमने लिख दिया कि भैया अगर ये और ये समांतर है, ये और ये समांतर है। अभी आएंगे तो वो करेंगे जो लिख रहे हो, अगर ये इसके समांतर है, ये समझिए, अगर ये रेखा इसके समांतर है, ये रेखा इसके समांतर है, ये वाली रेखा इसके भी समांतर हो। तो हमने लिख दिया कि अगर ए बी समांतर सी डी है और सी डी समांतर ई एफ है, तो ए बी समांतर का होगा ई एफ होगा। जब ए बी समांतर ई एफ होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण किसका काम करेगा, एकांतर कोण का काम करेगा। क्योंकि हम परिभाषा पढ़े हुए हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक इस तरफ एक उस तरफ का बनता है एकांतर कोण, और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। उसके बाद हमको अनुपात दिया था y अनुपात z बराबर 3 अनुपात 7, तो हमने मान लिया y बराबर 3 है और z बराबर 7, जो अनुपात दिया था उसी को हमने मान लिया। अब बच्चे समझिएगा थोड़ा ध्यान से, इस तरीके से एक रेखा, यहाँ हमारा नाम है ए, यहाँ नाम है बी, यहाँ नाम है सी और यहाँ नाम है डी। इस वाली रेखा में दिख रहा है कि नहीं, इसको एक रेखा काट रही है और यहाँ लिखा गया है x, यहाँ लिखा गया है y। तो हमने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में एक रूल और बताया था कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो हाँ एक ही तरफ बोलता था, दो अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। यह समझिएगा, हमने बताया था कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एक ही ओर दो अंतःकोणों का योग कितना होता है। क्या समझिएगा, खुद ही दिया है कि ये समांतर रेखा है, इसको एक तीसरी रेखा काट रही है, देखा एक ही तरफ गिराना है, इसे देखा तिर्यक रेखा एक ऐसा तरफ है, क्या कहती बा एक ही तरफ बा और दोनों अंदर बा। वही परिभाषा होती है कि एक ही ओर दो एक दो अंत हमारे अंदर अंतःकोणों का योग मतलब जोड़ा कितना होता है, 180। इसको और इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 180। ठीक, इसलिए बार बार कहते हैं कि इंट्रोडक्शन देख लिया करो, लेकिन तुम लोग चलिए यहाँ समझिए, ध्यान लिखेंगे एंगल x प्लस एंगल y बराबर कितना, रीजन दिखाना पड़ेगा हमको, लिखेंगे अंतःकोणों के योग से। तो अंतःकोणों के योग से। ठीक, अब यहां समझिएगा बच्चे, x प्लस वाई बराबर हमने कितना दिखा दिया, 180, और y के तो हमने माना हुआ है लेकिन x को हमने माना नहीं है। तो हम क्या काम कर सकते हैं, यहाँ समझिएगा समीकरण 1 से जहां पर x लिखा हुआ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल z लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, लिखूंगा समीकरण 1 से। यहाँ समझिएगा लिखा रहा x यहाँ का लिख दिया z, एंगल z प्लस एंगल y बराबर 180, और z का मान कितना बा 7 है और y का मान कितना बा बराबर 180, 7 3 10 a बराबर 180, 10 के 10 18 दहम्मा 100, a बराबर कितना हो गया 18। अब यहाँ समझिएगा, अगर a बराबर 18 हो गया, मैं आसानी से z का मान निकाल सकता हूँ। z बराबर ने कितना माना था, तो z बराबर 7 था। ठीक, z बराबर हमने 7 माना था ना, तो z बराबर 7 इंटू a का मान 18 सत्ते 126, z बराबर कितना हो गया। और यहाँ समझिए, मैं यहाँ दिखाया था कि x और z आपस में कहाँ है, बराबर है। तो लिखेंगे एंगल x बराबर, अरे लगाओ यहाँ लगा, दोनों बात की बात
अगर लगावा था तो हर जगह लगा दिया ना लगाओ तो कोनो दिक्कत ना है, बाकी ना लगा है। चलो ये एंगल है बच्ची, एंगल एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ठीक। तो डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं एंगल एक्स बराबर, एंगल जेड का मान हमको पता है 100। तो बस क्या होता है कंप्लीट, इसमें उसके एक्स का मान पूछा गया था। बस थोड़ा सा ये है कि घुमाया फिराया है, कई बार है तो आसान, लेकिन कई बार इधर उधर घुमाया फिराया है, एक ही बार में नहीं कहा है। एक बार फिर से समझिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ और समझ से आ जाए क्या करो। ये बच्चे यदि हम बात करें प्रश्न में बोला गया था, समझिएगा ध्यान से, एक बार फिर से समझा दे रहे हैं ताकि जो न समझा। आकृति 6.2 में तो हमने आकृति यहाँ बना दिया था, इसीलिए यदि ए बी समांतर सी डी हमसे कहा जा रहा था कि ये वाली रेखा इस वाली रेखा के समांतर है, ए बी समांतर सी डी कहा था। उसके बाद कहा था कि सी डी समांतर ई एफ, लॉइस टोपी वाले का समझो, पता का नीचे दिख रहा है, सी डी समांतर का है ई एफ। तो अगर ये रेखा इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, ये वाली रेखा भी इसकी क्या होगी, समांतर है। अभी हमने एग्जांपल लेकर के आपको दिखाया था, ठीक, ताकि समझ जाइए। तो हमने हाल में लिखा कि भैया दिया है ए बी समांतर सी डी और सी डी समांतर ई एफ, ये क्वेश्चन में ही दिया गया था। उसके बाद y अनुपात z बराबर 3:7, ये भी क्वेश्चन में ही दिया गया था, ये हमने अपने से नहीं लिखा। सिद्ध ज्ञात करना है, ये भी क्वेश्चन में कहा गया था, आकृति वगैरह इतना। अब यहाँ समझिएगा ध्यान से, हमने सबसे पहले लिखा कि ए बी समांतर सी डी, फिर लिखा सी डी समांतर ई एफ, और अभी मैं आपको बताया था कि भैया अगर ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है तो ये वाली रेखा भी इसके क्या होगी, समांतर। क्योंकि हमारा वही हम लिख दिया कि अगर ए बी समांतर सी डी तथा सी डी समांतर ई एफ है तो ए बी समांतर का होगा, ठीक, ए बी समांतर का होगा। अब यहाँ समझिएगा, उसके बाद जब अगर ए बी समांतर ई एफ हो गया इस तरीके से, यहाँ समझिएगा, यानी ये रहा हमारा ए बी और ये रहा ई एफ, यहाँ कोण था एक्स, यहाँ कोण क्या था जेड, तो ये बन क्या रहे हैं एकांतर कोण, क्योंकि दो समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा काट रही है, एकांतर कोण बन रहा है। और एकांतर कोण आपस में क्या होता है, तो हमने लिख दिया कि एंगल एक्स बराबर का, एंगल एक्स बराबर एंगल जेड, और ये किसका काम कर रहा है, एकांतर कोण का काम कर रहा है। इसको हमने सपोज कर लिया इक्वेशन। फिर हमको दिया था कि y अनुपात z बराबर 3:7, तो y का हमने मान लिया, y बराबर का मान लिया 3 जो दिया तो माने हैं, और z बराबर का मान लिया 7। उसके बाद यदि बच्चे हम बात करें तो ये हमारी ए बी रेखा थी और ये क्या था, सी डी, और एक तिर्यक रेखा इसको काट रही थी। हम तो जानते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एक ही ओर दो अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो हमने दिखा दिया कि x प्लस y को अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, बराबर 180 दिखा दिया। रीजन बता दिया कि दो अंतःकोणों के योग से। ये बच्चे फिर यहाँ समझिएगा ध्यान से, यहाँ हमने क्या किया, ये रहा हमारा x बराबर का रहा z, जहाँ पर लिखा था x वहां पर हमने उठाकर क्या लिख दिया, z प्लस y बराबर 180। z का मान भी हमारे पास था 7, y का मान हमारे पास 3 था, तो जो रख दिए 7 3 10 है, काट दिए तो 10 के 10 18 हमारा 180, एक ही वैल्यू निकल कर आ गई 18। अगर एक ही वैल्यू आ गई तो मैं z का मान निकाल सकता हूँ, तो अगर z का मान आ जाएगा तो आसानी से x का मान आ जाएगा। पहले हमने किसका मान निकाला, z का, यहाँ इसीलिए हमने लिखा एंगल z बराबर कितना था, 7 है, तो एंगल z बराबर 7, a का मान 18 था, 18 7 126। एंगल x और एंगल z आपस में क्या थे, बराबर, एंगल x बराबर एंगल z था, z का मान लग गया आसानी से हमारा। तो एक और बता देगा ना जी, चले ज्योमेट्री है, बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तभी समझ में आने वाला है। तो फिर से एक बार मैं वही कहूंगा कि 2 पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन कवर किया, उसको जा करके बहुत बेहतरीन ढंग से, जितने जैसे मैंने परिभाषा पूछा कि दो अंतःकोणों का योग से, जिससे पता हो तुरंत फटाक से बता दिया, उधर से कोई बच्चा जवाब दिया तब जगह पे नहीं जवाब दिया, तो यहाँ समझिएगा। तो इसलिए कहते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन हमने 2 पार्ट में कवर किया, उसका प्रयोग पूरे ज्योमेट्री में होगा, याद रखिएगा।
उसे जा करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।